बस गौतम बस। खुद तो निठल्ला है ये, सबके सामने डायमंड का गलत दाम बताकर ज्ञान बुझकर मेरी पोती को बदनाम करना चाहता है। सुना वैसे ये डायमंड नेकलेस काफी महंगा होगा। हाँ 1.5 करोड़। 5 लाख के डायमंड को 1.5 करोड़। तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले। तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले? हैप्पी बर्थडे दादी साहब। अरे रोको, कोई रोको गौतम, कब 2 साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। मैंने तो उसको झापड़ मार दी और बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी इतना घबरा गई? गौतम तुम चाहे अपनी किडनीज भेज दो, लेकिन दादी साहब के बर्थडे पे अगर तुमने 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को इस घर से बाहर फेंक दूंगी, समझे? जोधपुर के करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से एक बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट दे, ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो। अब नहीं, आज शाम को जो गिफ्ट मिलेगा ना, उससे तुम्हारे साथ साथ दादी साहब के भी होश उड़ जाएंगे, देख लेना। गौतम ने अवनी से तो कह दिया था, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो एक ज्वेलरी शॉप के सामने जा पहुंचा। एक अंगूठी की तरफ देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओए, क्या देख रहा है? तू जानता भी यहाँ के एक एक जेवर की कीमत 5 लाख रुपए शुरू होती है। देख रहा हूँ। देखने में पैसे लगते हैं क्या? अच्छा, तो मारने के भी पैसे नहीं लगते, आया समझ में? आगे रे। गार्ड ने आप देखा ना ताव और गौतम को धक्का दे दिया। जाना। अवनी की दादी को क्या गिफ्ट देना है, गौतम ये सोच ही रहा था कि तभी ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की टीम को लेकर वहाँ पहुँचा। ये देखिए खड़ा है। गिरफ्तार करो इस चोर को। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? साहब यही वो आदमी था जो दुकान के बाहर चक्कर काट रहा था साहब। अरे मैं तो बस दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। थाने चल, सब पता चल जाएगा। वहाँ के डंडे सब सच उगलवाने के काम आते हैं। सब सच आ जाएगा सामने कि तूने इतनी सी देर में चोरी करके अंगूठी किसे दे आया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। गौतम गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मेरी बात सुनिए आप लोग। क्या है? मैं अवनी अग्रवाल का हस्बैंड हूँ। तो तू है वो अग्रवाल परिवार का निठल्ला घर जमाई जो अपनी अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था। मैंने इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप तू रुक, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। आप पूछिए अपनी से, वो आपको सब बताइए। What? अब वो चोरी भी करने लग गया है। इंस्पेक्टर आप उसे मारो पीटो, जो चाहे करना है करो, मैं उसे नहीं छुड़ाने वाली। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर आ रहा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से कड़क आवाज आई, इंस्पेक्टर मारू। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया, वहाँ शहर का कमिश्नर खड़ा था। हमारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी वर्दी अपनी सर्विस से घबराहट हो गई क्या तुम्हें? सर ये तो चोर है सर। तो हुक्म, मेरे इस इंस्पेक्टर की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको यहाँ बहुत परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हुक्म। सर आप एक मामूली से घर जमाई के सामने हाथ जोड़ रहे हो। सर इस चोर की बीवी ने मुझे खुद बोला है इसे छोड़ना नहीं है। चोर? हाउ डेयर यू से दैट? अगर ये चाहे तो उस शोरूम से भी बड़ी 10 दुकानें खरीद कर आग लगा दे। ये देखो। कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। हमको माफ कर दीजिए हुकुम, हमको माफ कर दीजिए। हुक्म, मैं आपको बाहर छोड़ूं? बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरी पहचान के बारे में किसी को पता ना चले, मेरी बीवी को भी नहीं। जी। गौतम ये कहकर वहाँ से निकल गया। क्या है सच्चाई? क्यों कमिश्नर साहब तक उससे हुक्म कहकर उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपकी होश उड़ा देगा।
एक कार आकर रुकी। उसमें से एक बेहद बूढ़ा आदमी उतरा और उसने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर और क्या है गौतम की असली पहचान? शाम होते ही महल में जश्न का माहौल बना, और क्यों ना हो, आखिर अवनी की दादी सा गायत्री देवी का जन्मदिन जो था, शहर के जाने माने लोग उनके इस जन्मदिन समारोह का हिस्सा बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। देश भर से लोग उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आए थे। थोड़ी देर बाद गौतम भी अवनी की दादी सा गायत्री देवी की बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अवनी गौतम को पार्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुम किसने छुड़ाया तुम्हें पुलिस स्टेशन से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे मैं तो ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े होकर देख रहा था, पुलिस ने आके मुझे पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देके निकला वहां से। ठीक है। ये क्या है गिफ्ट के नाम पे? कैसी गंदी सी पैकिंग है ये? छोटे से डिब्बे में आखिर गौतम क्या गिफ्ट लेकर आया होगा? वो बुजुर्ग आदमी कौन था जिसने पुलिस स्टेशन में गौतम को वो बॉक्स दिया था? पैकिंग पे मत जाओ, जो अंदर है ना उसे देख के तुम भी चौंक जाओगी। अरे किसका बर्थडे है? दादी सा। हाँ तो दादी सा खोलेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, जब बाकी गेस्ट वहाँ जाके दादी सा को अपना गिफ्ट दे तो तुम चुपके से जाके वहाँ पे अपना बॉक्स रख देना, समझे? पता नहीं दादाजी ने किस जंग का बदला लिया है मुझसे, तो तुम जैसे गरीब के साथ मुझ जैसे करोड़पति की शादी करा दी। हाँ तो पैसे हैं और ना तमीज। जाओ। गौतम को सोच पाता उससे पहले ही किसी के कदम पार्टी के वेन्यू हॉल की तरफ बढ़ने लगे। वो खूबसूरत लड़की चेहरे पर मुस्कान लिए एक बॉक्स के साथ गायत्री देवी की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते ही अवनी का चेहरा उतर गया। गिफ्ट बॉक्स से एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार नेक पीस निकला। ये गिफ्ट देने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी की कजिन सिस्टर शनाया थी। इतनी चमकदार हीरे तो मैंने अपनी 75 साल की उम्र में कभी नहीं देखे। इस घर की बाकी लड़कियों से तो कितनी स्मार्ट और समझदार है शनाया। गौतम ने अपनी वाइफ अवनी की ऐसी खुलेआम बेइज्जती होते हुए देखा। शनाया, वैसे ये डायमंड नेकलेस काफी महंगा होगा, नहीं? शनाया गौतम की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ नहीं पाई। उसने अकड़ कर उस पेंडेंट का दाम जोर से बोला ताकि सब सुन सके। हाँ 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? इसका मतलब शनाया को ये डायमंड बेचने वाला उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख के डायमंड को 1.5 करोड़? कुछ भी। जो लोग जेब में 500 रुपए लेके घूमते हैं वो कब से लाखों करोड़ों का ज्ञान देने लगे? गायत्री जी तमतमाते हुए बोली। तू इस पार्टी को खराब करने आया है क्या? खुद तो निठल्ला है ही, सबके सामने डायमंड का गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को बदनाम करना चाहता है। दादी साहब, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो मिस्टर पारिक से पूछ लीजिए। राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट वही है ना? प्लीज। ना चाहते हुए भी गायत्री देवी को मिस्टर पारेख को उस डायमंड नेकलेस की जांच पड़ताल करने की अनुमति देनी पड़ी। मिस्टर पारेख ने वो डायमंड नेकलेस लिया और उसकी जांच करने लगे। कुछ देर उसे देखने के बाद उन्होंने कहा, किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। पारेख की पार की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। देखा दादी साहब, मैं तो आपसे कह ही रहा था। अरे शनाया किसी ने जो बस गौतम बस। तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले? तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले? 2 साल से अपनी इंसल्ट सह सह कर गौतम थक चुका था। उसने अवनी के रूड बिहेवियर को हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन आज सरेआम इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना गिफ्ट बॉक्स उठाया और गायत्री देवी की ओर बढ़ा। ये क्या? मेरी दादी के लिए सोम बाजार से सस्ता सा गिफ्ट? बस आज से, अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से मेरा कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था अब वो जा रहा है, लेकिन याद रखना एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी, भूलना मत। हैप्पी बर्थडे दादी साहब।
बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर अवनी के होश उड़ गए? आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी और अवनी इतना घबरा गई? अरे रोको, कोई रोको गौतम। कब 2 साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। मैंने तो उसको झापड़ मार दी और बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी इतना घबरा गई? कौन था जिसने गौतम को बॉक्स ला कर दिया? कौन है गौतम? क्या है उसकी असलियत? गौतम रघुवेंद्र का सबसे छोटा बेटा था, जो असल में रंजौर के राजकुमार थे। गौतम अपने पैलेस सुमेर भवन में ही बड़ा हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गौतम बड़ा होता गया, उसके दिल में बाहर की दुनिया को जानने पहचानने की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो हमेशा से अपनी शाही जिंदगी से तंग रहता था। और फिर एक दिन रघुवेंद्र ने उसकी शादी अपने खास दोस्त की बेटी दीपशिका के साथ तय कर दी। हालांकि दीपशिका गौतम की बचपन की दोस्त थी। वो उससे प्यार नहीं करता था, पर उसकी फैमिली कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इसलिए जिस दिन शादी तय हुई, गौतम सजे हुए मंडप को सूना छोड़कर भाग निकला। सुमेर भवन में आज ही वो मंडप उसी तरह से सजा हुआ था। मैं तो चौंका हूँ, मस्तानी बहुत याद आवे है। हुक्म, जब से आप गए हो महल सुना हो गया है। और मुंशी जी, मैं एक मुसीबत में हूँ, आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते हैं आप किस मुसीबत में फंसे हो। ये मुंशी तो ये भी जाने हैं कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस फैमिली के घर जमाई बनकर रह रहे हो। आपकी सास, ससुर और पत्नी सबके बारे में इस मुंशी के पास पक्की खबर है। गौतम पिछले 4 साल से अपने परिवार और रंजौर से दूर भाग रहा था, लेकिन उसके पापा उसकी एक चीज पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, तो मुझे 30 लाख की सख्त जरूरत है, मुझे जल्द से जल्द चाहिए। हुकुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक राजकुमार होके किसी के घर का काम कर रहे हो, झूठा गंदे बर्तन साफ कर रहे हो। समर भगवान। मुंशी जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं। हुकुम, 30 लाख तो हम आपको दे देंगे, लेकिन बड़े हुकुम की वही शर्त है। क्या शर्त है? आपको दीपशिका से शादी करनी होगी। मुंशी जी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं दीप्ति से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। बड़े हुकुम, आपकी शादी को शादी नहीं मानते। आपका समर भवन से चले जाने के बाद बड़े हुकुम के ऊपर कई सवाल उठे। ये मुंशी अपने मालिक की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। पैसों के बदले आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा और दीपशिका बिटिया से शादी करनी होगी। मना करता उससे पहले ही सामने अवनी का चेहरा घूमने लगा, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर जैसे अय्याश लड़के से मदद मांगने जा रही थी। ठीक है मुंशी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। मैं खुद ही अवनी को छोड़ दूंगा और बड़े हुक्म जिससे चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूंगा। जहाँ 4 साल आपका इंतजार किया है, वहाँ 1 साल और सही। बड़े हुकुम भी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। इस 30 लाख के साथ साथ मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे चैरियट ग्रुप चाहिए। चैरियट ग्रुप? लेकिन क्यों? ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हुकुम, आपको शायद अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मुंशी इस वक्त चैरियट ग्रुप के बाहर ही खड़ा है। क्या आप चैरियट ग्रुप के बाहर हैं? हाँ हुकुम, यहाँ तो काम पड़ता ही रहता है। आप यहाँ आ जाइए, तब तक मैं चैरियट खरीदने की डील का प्रोसेस शुरू करता हूँ। ठीक है मुंशी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे भैया रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ, चलिए आगे लीजिए, जल्दी लीजिए। गौतम को देखते ही मुंशी जी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। भैया रोको 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 रोको। जिस गौतम को दुनिया पिछले 4 साल से एक नॉर्मल सा इंसान समझ रही थी, उसका सच आज सिर्फ मुंशी जी ही जानते थे। गौतम आज भी इतने पैसे का मालिक था कि चैरियट जैसी 10 कंपनीज को वो पलक झपकते ही खरीद सकता था। मुंशी जी,
कंपनी खरीदने की फॉर्मेलिटीज हो गई? आपके फोन आते ही मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बस आपके साइन करने की देरी है। गुड, आपको मेरा एक और काम करना होगा। इस कंपनी का चेयरमैन है शेखर आनंद और उसका एक बेटा है बिगड़ा हुआ कबीर आनंद। मैंने सुना है शेखर आनंद के इशारे के बिना इस कंपनी में पत्ता तक नहीं हिलता। बिल्कुल सही। नाइस। तो मुझे लगता है शेखर आनंद ने काफी काम कर लिया है, अब उसे आराम की जरूरत है। दूसरी तरफ अग्नि की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कबीर से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इधर गौतम और मुंशी जी को ऑफिस के अंदर देखते ही एक 32 साल की औरत ने उन्हें केबिन के बाहर रोक दिया। तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? यह औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। मैं यहाँ के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं और वो तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ से निकलो वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। सिक्योरिटी। गौतम के फोन पर अग्नि का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? ये जोधपुर के मुंशी जी। मुझे लेट हो रहा है, गुप्ता जी को बुलाइए प्लीज। हेलो। अभिनव गुप्ता मुंशी जी को अच्छे से जानता था। वो अपने काम छोड़कर तुरंत अपने केबिन से बाहर आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मिस कामिनी, ये तरीका है आपका गेस्ट से बात करने का? सॉरी सर, लेकिन शट अप। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। ऑफिस में शालिनी की इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी। उसने शेखर आनंद को फोन पर ये सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर घड़ी पर चली गई। 4 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे बाहर एक आदमी दिखाई दिया जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? पर अभिनव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को चेयरमैन कराने लगे और शालिनी को फायर कर दिया। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मैंने मिस्टर अभिनव को ये पावर दी है और आज से वही इस कंपनी के चेयरमैन है। अच्छा, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो और इस कंपनी के अंदर जबरदस्ती कैसे घुसाए? मुंशी कमल स्वरूप। इनाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर कमल, आपने मुझे पहले नहीं बताया। आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो हाँ, एक काम करते हैं, आप मेरे केबिन में चलिए, वहाँ चल के बात करते हैं। हाँ? मिस्टर आनंद, बातचीत का वक्त निकल चुका है। इस कंपनी के आड़ में आप क्या काले धंधे चला रहे हैं हमें अच्छे से पता है। ये लीजिए। गौतम ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया जिसमें साफ लिखा था कि कंपनी का नया ओनर अब गौतम था। मुंशी जी, मिस्टर गुप्ता आपसे बात करनी है, आइए। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी के सारे फैसले आप ही लेंगे। मुंशी जी। जी हुकुम। मुझे देर हो रही है, मेरा चेक दे दीजिए। थैंक यू। मुंशी जी के फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। हुकुम। अवनी अभी अभी कबीर आनंद के कमरे में गई है। गौतम ये बात अच्छे से जानता था कि कबीर ने अवनी को अपने केबिन में क्यों बुलाया था। उसके केबिन में एक ऐसा ड्रग रहता था जिसे वो हर लड़की को उस पर इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता था। कम इन। अवनी, कम।
सो कैसे आना हो? अवनी ने कबीर के केबिन में आते ही उसे सारी बात बता दी। गौतम की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अवनी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अभी बता रही हो? ये सब तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। नहीं कबीर, मैं ड्रिंक नहीं करती। ये क्या बात हुई? तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हें एक ड्रिंक तो लेना पड़ेगा। नहीं कबीर, मुझे बस पैसे लेकर जल्द से जल्द शॉप पर पहुंचना है। ओ हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना? मैं भी तुम्हें चेक देता हूँ। वेट। तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। थैंक्स कबीर, पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारे पैसे जितना जल्दी हो सके ना वापस कर दूंगी। मुझे पैसों की परवाह नहीं। कबीर धीरे धीरे अवनी के करीब आने लगा। उसकी आंखों में उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। क्यों ना अवनी, तुम्हारे पापा को आज जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, एक्सेप्ट मी। कम ऑन अवनी, जस्ट वन ड्रिंक। ड्रिंक लो, चेक लो और जाओ। इतना क्या सोचना? ड्रिंक करने के बाद तुम पक्का मुझे चेक दे दोगे ना? ऑफ कोर्स, पैसा मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। कौन है बेतू? अंदर कैसे आया? गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अगर यहाँ नहीं पहुंचता तो ये तुम्हारे साथ न जाने क्या कर रहा होता। गौतम, तो टके घर जमाई, आज की आज तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ी ना तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। गौतम। हेलो इंस्पेक्टर शिवा, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूं। अभी कभी जेरेट आई है, किसी की चमड़ी उधेड़नी है। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ, आज ये जेल जाकर रहेगा। कबीर, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। नहीं अवनी, आज इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। डैड, इस कुत्ते ने आपके बेटे को थप्पड़ मारने की कोशिश की है। अपने पापा को इस हालत में देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर कबीर आनंद, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को लोगों को लूटने और उनके साथ फ्रॉड करने और बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुझे अभी कभी कमिश्नर से बात करनी है। ड्रिंक में ड्रग की बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन हिल गई थी। आज कबीर के काले चिट्ठों का टाइम पूरा हो चुका था। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। डैडी जी को बचाने के लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तुमने इतनी जल्दी कैसे अरेंज किया? तुम्हें ये चेक किसने दिया? वो मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है। उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा फायदा हो गया था तो उसने मुझे उधार दे दिया। अवनी हैरानी से उस चेक को देख रही थी। हम ये पैसे आराम से वापस कर सकते हैं, उसे पैसों की जल्दी नहीं है। अवनी, 40 मिनट बचे हैं, हमें शोरूम चलना होगा। तो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। 10 मिनट रह गए हैं और तुम्हारे दामाद और बेटी भी गायब हैं। मुझे नहीं लगता तुम लोग पैसे दे पाओगे, इसीलिए जेल जाने के लिए तैयार है। अवनी बेटा, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मेरा तो जी गले तक आ गया है। मॉम, डोंट वरी, ये रहा चेक। देखा, मैंने कहा था ना, कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, पूरा सोने का खरा है। ये तुम्हारे गौतम जैसा नहीं है। देखो गौतम, दिखाई दे रहा है ये चेक? ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। कबीर मेरी बेटी का दोस्त है, मेरी बेटी, और तुम अब आज के आज ही मेरी बेटी को तलाक दे दो। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। मॉम,
ये पैसे मुझे गौतम ने दिए हैं, कबीर ने नहीं। अच्छा, इसका ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसने इस भिखारी को इतने सारे पैसे दे दिए? चल कॉल लगाओ, अभी के अभी अपने दोस्त को कॉल लगाओ। दरअसल मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहा है, उसके असिस्टेंट ने मुझे चेक दिया है। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा घर जाके कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। हाँ, मॉम, कबीर ने पैसों के बदले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और अगर गौतम आज सही वक्त पर नहीं आते ना तो वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? नो डैड, आई एम फाइन नाउ। तो यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि गौतम ये पैसे लाया कहां से? मॉम, सब बातें हम घर चलकर करते हैं ना, मैनेजर हमें ही देख रहा है। मॉम, अभी के लिए हमारी जितनी भी सेविंग्स है हम वो दे देते हैं, बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे गौतम को लौटा दूंगी। ठीक है, पहले इससे भी तो पूछो कि इसका अमीर दोस्त बाद में हमसे बाकी के पैसे ले लेगा कि नहीं, क्योंकि सेविंग्स के तो सिर्फ 5 लाख है, कहीं वो मना कर दे तो? नहीं मॉम, उसे पैसों की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। तो फिर ठीक है, हम बाद में ही दे देंगे। लेकिन मॉम, अभी के लिए हम 5 लाख तो दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे नकारे पति की तरह किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा गौतम, जब तुम पैसे रिटर्न करोगे ना अपने फ्रेंड को, तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। पिछले 4 सालों में गौतम घर का काम करने और खाना बनाने में इतना माहिर हो चुका था कि उसे किसी भी राजस्थानी डिश बनाने में टाइम नहीं लगता था। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने रूम में चले गए। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर पे आपकी साइन चाहिए थी। कल कब फ्री है सर आप? मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगा। ओके सर। अरे जीजा साहब, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? क्योंकि लूजर्स के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, अवनी की कजिन शनाया थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। इसकी ही कई वजहें थी। अवनी का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था, वो दिखने में बहुत सुंदर थी। अवनी की शादी गौतम जैसे लूजर से होने के बाद शनाया सबसे ज्यादा खुश हुई थी। 1 मिनट, आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी चैरियट के साथ मिलकर काम करता था। चैरियट की ही बदौलत उसका जोधपुर में बहुत दबदबा था, और इसी दबदबे और नाम को देखकर अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपनी पोती की शादी सिद्धार्थ पंडित के साथ तय कर दी। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाया के ताने सुनकर खामोश खड़ा रहा। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहो, तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। वेल, हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी। आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है।
अच्छा तो ये है गौतम द घर जमाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो। आज फाइनली दर्शन हो ही गया। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में ना तुम्हारे जैसे लूजर्स की जगह नहीं है। तो तुम मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। नौकरी? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। शनाया, लगता है ये गार्ड के जॉब के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट। वैसे नौकरी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम कर, ये ले, रख ले, काम आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किसके काम आने वाला है। इसे संभाल के रखना, बहुत जल्द तुम्हारे काम आने वाला है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसे बात करने की? इसके बाद जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, सोच समझ के करना, समझे तुम? क्या क्या कर लेगा बे तू? बोल, क्या करेगा? ये भी छोड़ो ना, किस लोफर के मुंह लग रहे हो तुम? हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर लेते हैं। वैसे भी इस आदमी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं। वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के केबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी तक गौतम की कही हुई बात चल रही थी। छोड़ो ना बेबी, तुम अभी तक उस घर जमाई के बारे में सोच रहे हो। शनाया, उस घर जमाई ने गलत आदमी से पंगा लिया। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के केबिन में चला गया। प्लीज कम सर। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एक बात बताइए, आप ये रघुवेंद्र पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? हाँ सर, जानता हूँ। रघुवीर जी हमारी कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद से रघुवेंद्र पंडित की कंपनी के साथ चैरिट ग्रुप काम नहीं करेगा। उनके साथ जो भी डील्स होने वाली है सब कैंसिल कर दी जाए और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते, हम उनके साथ काम नहीं करते। क्योंकि काम जो होता है वो औकात देखकर नहीं, हालात देखकर दिया जाता है। क्या सिद्धार्थ गौतम को चेयरमैन के साथ बात करते देखेगा? क्या अवनी गौतम के लाए हुए पैसों का सच जान पाएगी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।